बांझ, रुला देने वाली कहानी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 14 साल की उम्र में जब खेलने कूदने की उम्र होती है तब रिश्ता हो गया। उस समय में सभी लड़कियों की उम्र 12 से 13 वर्ष की में ही विवाह कर दिया जाता था। शादी का मतलब भी नहीं पता था, बस यह सोचकर खुश होते थे कि नए नए कपड़े पहनने को मिलेंगे। माँ ही नहीं थी तो पिताजी ने बस जो थोड़ा सा घर का काम था वह सिखाया, वही आता था। शादी का दिन आया और बस सारी रस्मों के बाद विदाई का वक्त भी आ गया। रोते रोते डोली में बैठकर ससुराल पहुंच गई। इतनी आलीशान हवेली देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। तभी सासू माँ की आवाज़ आई, अरे जल्दी कलश लाओ, बहू आ गई है। और मैंने घूंघट के आड़ से अपनी सासू को देखा। आंखों से एकदम सख्त मिजाज की लग रही थी। मुझे सच मानो थोड़ा डर लग रहा था उन्हें देखकर। सारी रस्में खत्म होते होते रात हो गई। बिस्तर पर लेटे ही नींद आ गई। सुबह सुबह नौकरानी ने आकर जगाया था कि चलो बहुरानी, रसोई बनाने की रस्म है। तैयार होकर रसोई में गई और खीर बनाई। सब ने तारीफ की, पर सासू माँ ने कमी निकाली ही थी, साथ साथ हिदायत भी दी, अब बचपन छोड़कर कुछ काम भी सीख लो। 15 दिन बाद मेरे पति को भी हॉस्टल जाना था, क्योंकि वह अब बीए कर रहे थे। खैर, अमर भी हॉस्टल चले गए और मैं अकेली रह गई अपनी सास ससुर के पास। कभी कभी पढ़ती थी, बीच बीच में अमर चिट्ठी लिखते थे, पर पहले सासू माँ थी, बाद में मेरे पास आती थी। उम्र कम होने की वजह से इतना फर्क नहीं पड़ता था। मेरे अकेलेपन का साथी था आम का पेड़। आम का पेड़ जो हवेली के पीछे आंगन में लगा था। उस पेड़ के नीचे एक कच्ची मिट्टी का कमरा भी बना हुआ था, पर वहाँ पेड़ फल नहीं देता था, इसलिए सारी हवेली वाले इस पेड़ को बांझ कहते थे। पर मुझे ना जाने क्यों उस पेड़ से बहुत प्यार था। जब काम से निवृत्त होकर कुछ फुर्सत के पल मिलते तो मैं वहीं जाकर बैठ जाती। वह मेरा साथी होता था। उसको देखते हुए मैं अपनी सारी थकान भूल जाती थी। 2 साल बीत गए और मैं 16 वर्ष की हो गई। अमर का भी स्नातक की पढ़ाई हो गई थी। आज अमर वापस आ रहे थे। सासू माँ सुबह से ही तैयारी में लगी हुई थी। खुद ही रसोई में जाकर सारा जायजा ले रही थी। मैं भी बहुत खुश थी कि अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। 16 श्रृंगार के साथ मैं पूर्ण स्त्री की तरह महसूस कर रही थी। आज मांग का सिंदूर कुछ अलग ही लालिमा लिए हुए था। शायद वह लालिमा मेरे चेहरे पर भी दिख रही थी। तभी तो मेरी सास ने मुझसे कहा कि जा अपनी नज़र उतरवा ले, अमर आ गए हैं। हवेली की हलचल से पता चल गया था। खाने पीने से निर्मित होकर सब आराम करने चले गए। अमर भी कमरे में आ गए और मैं बस शर्म से लाल हुई जा रही थी। तभी अमर ने मुझे तोहफा दिया, एक सुंदर लाल साड़ी। पर मेरे लिए तो अमर का वापस आना ही बहुत बड़ा तोहफा था। हमने ढेर सारी बातें की, जिसमें कुछ शिकायतें भी थी और कुछ प्यार था। समय बीतता गया और 2 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अमर और मैं एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। साथ में एक दिन अचानक पता चला कि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। अमर मुझे लेकर तुरंत रवाना हो गए। पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश हुए, जैसे मेरे लिए ही अपनी सांसों को रोका हुआ था, और फिर मुझे अमर के हवाले करके वह इस दुनिया से चले गए। भीगी आंखों से हमने पिताजी को विदा किया। अब मेरा सब कुछ अमर और उनका परिवार ही था। समय गुजरता गया और अमर ने अपनी लॉ की पढ़ाई भी पूरी कर ली। अब वह सरकारी वकील कहलाते थे। पर भगवान ने मुझे अभी तक संतान सुख नहीं दिया था। अभी तो सासू माँ दबी जुबान से बोलती थी, पर धीरे धीरे उन्होंने अपना रुख कड़ा कर लिया था। अमर बहुत व्यस्त रहते थे अपने कामों में। सुबह मेरे पीछे सारा दिन पड़ी रहती थी। धीरे धीरे सारे गांव में यह बात फैल गई कि हवेली की बहू बांझ है। यह तीर कितना चुभता था वह मैं शब्दों में कह नहीं पाती थी, सिर्फ आंसुओं से दिल हल्का करती थी। अमर मुझे दिलासा देते थे, पर लोगों का व्यवहार अंदर ही अंदर मुझे खोखला कर रहा था। अभी मेरी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 19 साल, और लोगों ने मुझे बांझ बना दिया। बचपन से ही शरीर से दुबली पतली थी मैं, फिर भी माँ के मरने के बाद ठीक से पालन पोषण भी नहीं हो पाया था। एक दिन अमर जब दोपहर को खाने पर घर आए तो सासू माँ ने फरमान सुना दिया कि अब अमर की दूसरी शादी करेंगे। इतना बड़ा धोखा अमर कैसे दे सकते हैं मुझे।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अमर ने कहा, बत्ती बुझा दो, मुझे सोना है। धानी, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। अमर, मैं थक गया हूँ। धानी, क्या आप दूसरी शादी करोगे? अमर, मैंने कहा ना, सोने दो मुझे, थक गया हूँ मैं तुम सब लोगों की चिक चिक सुनते सुनते। उधर माँ है और इधर तुम। परेशान हो गया हूँ मैं, मन करता है आत्महत्या कर लूँ। नहीं अमर, ऐसा मत कहिए, धानी ने अमर के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। आपके अलावा अब कौन है मेरा? धानी करवट लेकर सारी रात आंसू बहाती रही और जब सुबह उठी तो देखा एक टूटी हुई औरत बनकर, जो मजबूत होकर हर चीज़ से समझौता कर लेती है। सारी रात यही सोचती रही कि शायद अमर ने भी मौन स्वीकृति दे दी है दूसरी शादी के लिए, पर उसे यह मालूम था कि उसकी माँ ने किस हद तक उसे मजबूर किया होगा दूसरी शादी के लिए। 1 महीने के अंदर ही अमर की दूसरी शादी प्रिया से हो गई। प्रिया अमर की माँ की दूर के रिश्तेदार की बेटी है। धानी अपना सामान उस पीछे वाले कमरे में रख ले, आज से प्रिया इस कमरे में रहेगी। अमर के सामने सासू माँ ने हाथ नचाते हुए कहा, कैसे छोड़ दूँ यह कमरा? नहीं, यह मेरा कमरा है, जिसे जहाँ जाना है जाए। पर फिर ख्याल आया कि जो हो विवाह करके इस घर में लाया, जब वही मेरा नहीं तो यह कमरा मेरा किस काम का? ऐसा सोचते हुए आंखों में आंसू का सैलाब उमड़ पड़ा। सिंदूर की डिब्बी और कुछ कपड़े लेकर उस कच्ची मिट्टी के कमरे की तरफ चल गई। सामान एक कोने में रखकर खिड़की पर बैठ गई और उस आम के पेड़ को देखते हुए उसको निहारने लगी। इससे उसका दुख थोड़ा कम हो जाएगा। किस्मत कहूँ या कुछ और, कि आज मेरी हालत भी इस पेड़ की तरह हो गई है, अकेला बेसहारा जैसे। अभी तक अपने अस्तित्व को बचाने में सफल है। क्या मैं इसकी तरह अडिग और मजबूत रह सकूंगी, या फिर किसी कमज़ोर लता की तरह मुरझा जाऊंगी और अपना अस्तित्व खो दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं मजबूत रहूंगी। जब ये बेजुबान सबसे लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं? अपने विचार संत क्लास से बाहर आते ही मैंने अपने आप को संभाला और हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार हो गए। दिन गुजरते गए और मैंने घर के कामों में अपने आप को व्यस्त कर लिया। अपनी कोठरी के आसपास खूब सारे पेड़ लगाए और बाकी बचे हुए समय में उन पेड़ों की देखभाल करने लगी। साथ ही उस आम के पेड़ की खास देखभाल करती थी। प्रिया एक सुलझी हुई लड़की थी। वह जब भी मुझसे बात करने के लिए आती, मेरी सासू माँ उसे बहाने से बुला लेती। अमर पहले से भी ज़्यादा व्यस्त रहने लगे थे। मुझसे बात तो करते थे, पर एक पछतावा हमेशा उनकी आंखों में दिखता था। शायद मेरी ऐसी हालत देखकर उन्हें बुरा लगता था, पर माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं होती थी। प्रिया के दिन खुशी से गुजर रहे थे और मेरे दिन बस गुजर रहे थे। और देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब प्रिया ने खुशखबरी सुना दी कि वह माँ बनने वाली है। पूरी हवेली में त्योहार जैसा माहौल हो गया। सारे नौकरों में तोहफे बांटे जाने लगे। मैं भी बहुत खुश थी कि चलो अच्छा है, अब घर में एक नया मेहमान आएगा, शायद मेरी ज़िंदगी का सूनापन भी कम हो जाएगा। प्रिया बहुत कमज़ोर थी और उम्र भी 16 साल। उसे बहुत तकलीफ़ होती थी। सासू माँ का आदेश था कि उसकी अच्छी से सेवा की जाए, जिससे कि उसकी कमज़ोरी दूर हो सके। और सारी देखभाल के बाद भी प्रिया का वजन कुछ खास नहीं बढ़ रहा था। एक दिन चिंतित होते हुए मैंने अमर से कहा कि प्रिया को शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लाओ, पर सासू माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि हमारे यहाँ बच्चे घर पर ही हुए हैं। और अमर की भी वही पुरानी आदत थी, अपनी माँ के खिलाफ वो जा ही नहीं सकते थे। एक दिन प्रिया की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब होने लगी। उसकी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी। घबराकर मैंने गांव के वैद्य जी को बुलावा भेजा। जैसे ही वो आए तो उनने कुछ दवाई दी और खून की कमी बताई। और जब मैंने यहाँ अमर को बात बताया तो सासू माँ ने मुझे प्रिया से दूर रहने का आदेश दे दिया, यह कहकर कि एक बांझ की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए प्रिया पर। खैर, मुझे प्रिया से दूर कर दिया गया और मैं फिर से अपनी कोठरी में अकेली सारा दिन बंद रहने लगी। या यह कहूँ कि अंदर ही अंदर मैं खुद भी डर गई थी कि कहीं सचमुच मेरी वजह से प्रिया को कुछ ना हो जाए। कुछ दिन बाद रात में नौकरों का शोर शराबा सुनकर मैं आंगन की तरफ भागी। देखा तो प्रिया के प्रसव का समय आ गया था।
गांव की बूढ़ी औरतें और दाइयों को बुलाया गया। पूरी हवेली में हलचल का माहौल था। मैंने अमर की तरफ देखा, बहुत डरे हुए थे। उनके पास गई और उन्हें थोड़ा धैर्य रखने को कहा। थोड़ी देर में ही बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। हम सभी की खुशी का ठिकाना नहीं था। पर तभी काकी ने आकर बताया कि प्रिया की कमजोरी और खून की कमी के कारण वह प्रिया को बचा नहीं पाए। बेटी को जन्म देते ही प्रिया का भी देहांत हो गया। हाय, पोते का मुंह नहीं देख पाई मैं, अब कैसे मेरा वंश चलेगा। सासू माँ का विलाप सारी हवेली में गूंज रहा था। उस छोटी दूध मुँह बच्ची को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता था। ऐसा लगता है जैसे वह मैं हूँ। मैंने उसे कलेजे में लगा कर रखा। जिसकी माँ नहीं होती वह बच्चे कुछ ज़्यादा ही समझदार होते हैं शायद। जरा भी परेशान नहीं करती थी वह मुझे, बस दूध पीती और सो जाती थी। सासू माँ का वही राग चलता रहा कि लड़कियों से वंश नहीं चलता, पर शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता था। अमर अब पहले से खुश रहने लगे थे। ऑफिस से आते ही मेरे कमरे में आते और गुड़िया को खिलाते थे। मुझे भी अमर को खुश देखकर बहुत अच्छा लगता था। साल बीत चुका था प्रिया को गए हुए और गुड़िया को आए हुए। आज प्रिया की बरसी है। हवेली में छोटी सी पूजा रखवाई है। पंडित जी के आते ही सासू माँ ने प्रश्न किया कि क्या मैं जीते जी पोते का मुंह देख पाऊंगी, और पंडित जी ने उनके लिए कुछ ग्रह शांति के उपाय बताए। सासू माँ चल दी पंडित जी को हवेली दिखाने और सारी हवेली की शुद्धि कराने। मेरी कोठरी के पास भी गई और पंडित जी को आम का पेड़ भी दिखाया। फिर देखते ही पंडित जी का मुंह बन गया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इसी मनोज पेड़ की वजह से हमारे घर बेटा नहीं है। जितनी जल्दी हो सके इसे कटवा दो। मेरे बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। मैंने अमर की तरफ देखा, पर मुझे नहीं लगा कि वह मना करेंगे, और सासू माँ ने तुरंत नौकरों को बुला लिया कि आज ही इस पेड़ को काट डालो। मुझे कुछ और समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे अपने सुख दुख के साथी को बचाऊं। जैसे ही वह कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने लगे, मैं फुर्ती में भागकर उस पेड़ से लिपट गई और विनती करने लगी कि पेड़ को छोड़ दो, पर वह लोग नहीं मान रहे थे। मैं रोती जा रही थी, पर किसी को भी तरस नहीं आया। तभी किसी ने मुझे खींचकर धक्का दिया और मेरा सिर पत्थर से टकरा गया। सिर से खून की धार निकल रही थी। यह देखकर अमर से रहा नहीं गया और उन्होंने सबको वहां से हटा दिया और तुरंत मुझे अस्पताल ले आए। मलहम पट्टी के बाद मुझे कुछ होश आया। डॉक्टर साहिबा सामने खड़ी थी और अमर को कुछ समझा रही थी। सासू माँ भी वहीं थी और उनके चेहरे से पता चल रहा था कि उन्हें अपने किए पर अफसोस है। डॉक्टर, क्या अब हम इसे घर ले जा सकते हैं? अमर ने पूछा। हाँ, अब आप ले जा सकते हैं, पर ख्याल रखिएगा कि अब ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि ऐसी हालत में ऐसे गिरना ठीक नहीं होता। ऐसी हालत? डॉक्टर, क्या हुआ है इसे? अमर ने घबराते हुए डॉक्टर से पूछा। अरे, आप लोगों को नहीं पता? अब यह माँ बनने वाली है, तो इसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। यह सुनकर किसी को भी यकीन नहीं हुआ। बस सब एक दूसरे को देखे जा रहे थे और मैं तो बिल्कुल यकीन ही नहीं कर पा रही थी। सासू माँ की आंखों में पछतावे के आंसू थे। मेरे सर पर हाथ रखकर बस इतना ही कह पाई कि मुझे माफ़ कर दो, और मैं मुस्कुराकर उनसे लिपट गई जैसे मैं अपनी माँ से लिपटी हूँ। पूरे 9 महीने मेरी सास ने मेरा बहुत ख्याल रखा और मैंने उस पेड़ का। आज मेरी डिलीवरी होने वाली थी। सासू माँ समय से पहले ही मुझे अस्पताल ले गई ताकि वह गलती उन्होंने प्रिया के साथ की थी वह अब ना हो पाए। बधाई हो, आपको पोता हुआ है, नर्स ने सासू माँ को खबर सुनाई और सासू माँ ने हाथ से अंगूठी निकालकर नर्स को दे दी। वह खुश थी, पर इस बात से नहीं कि पोता हुआ है, बल्कि इस बात से कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हवेली में धूमधाम थी। सब नाच रहे थे, गा रहे थे, सब खुश थे, क्योंकि हमारा परिवार अब पूर्ण हो गया है। एक बेटी और बेटा दोनों हो गए हैं। और एक खुशी कहीं और भी पनप रही थी। उस आम के पेड़ में भी फल आ गए थे। दोस्तों, शायद हम बहुत जल्दी चिंता करने लगते हैं फल मिलने की, पर हर चीज का एक समय होता है। कुपोषित शरीर हो या पेड़, दोनों ही फल नहीं देते।
आपकी इस कहानी से क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।